नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टॉक मार्केट स्पाइस में। आज की वीडियो में दोस्तों हम लोग 3 ऐसे शेयर के बारे में बात करने वाले हैं जो कि दोस्तों अनिल अंबानी ग्रुप का ही शेयर है। इस वीडियो में दोस्तों आप लोग जानेंगे कि इन सब शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और जिन लोगों ने पहले से ही इसमें इन्वेस्ट करके रखा हुआ है या होल्ड करके रखा हुआ है उनको अब यहाँ पे क्या फैसले लेने चाहिए और कंपनी की क्या परफॉर्मेंस रहने वाली है आने वाले टाइम पे। तो यही सब चीज़ें दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले शेयर का नाम है दोस्तों रिलायंस पावर। अगर दोस्तों हम लोग इसमें 6 महीने की बात करें तो यहाँ पे 18% का रिटर्न देखने को मिला है, और दोस्तों अगर 1 साल की बात करें तो हम लोगों को 360% का यहाँ पे रिटर्न देखने को मिला। दोस्तों रिटर्न तो काफ़ी अच्छा दे रहा है, लेकिन एक बार इसके फंडामेंटल्स पे भी नज़र डाल लेते हैं। दोस्तों अगर हम लोग कंपनी की बात करें तो मार्केट कैपिटल से ज़्यादा तो इस कंपनी के ऊपर डेट है। मार्केट कैपिटल दोस्तों इसका 5032 करोड़ है, और अगर डेट की बात करें तो इस पर लगभग 24,000 करोड़ के आसपास का डेट है। अगर दोस्तों हम लोग इसे क्वार्टर पे नज़र डालें तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि ये मार्केट में सिर्फ सर्वाइव कर रहा है। सितंबर 2021 के क्वार्टर में दोस्तों इसका नेट लॉस 49 करोड़ था। सेल्स में भी दोस्तों पिछले क्वार्टर के मुकाबले यहाँ पे कमी देखने को मिली। जैसा कि बताया दोस्तों कि कंपनी सिर्फ सर्वाइव कर रही है, प्रॉफिट जनरेट करके बिल्कुल भी नहीं दे रही। यहाँ पे देखिए जीरो है एकदम। और अगर दोस्तों सालाना सेल्स पे ध्यान दे तो लगातार 4 सालों से इसमें दोस्तों कमी ही देखने को मिल रही है। और दोस्तों रिलायंस पावर को लेके आपको एक आर्टिकल भी पढ़ाना चाहता हूँ जो कि दिसंबर में रिलीज़ हुआ था। इस आर्टिकल में दोस्तों ये कहा जा रहा है कि रिलायंस पावर ने डीबीएस बैंक से और आईडीबीआई बैंक से जितना भी लोन लिया है वो टोटल दोस्तों इनका जो लोन निकल कर आ रहा है बाकी बैंकों से वो दोस्तों लगभग 1194 करोड़ है। और दोस्तों इसमें अक्रूड इंटरेस्ट भी इंक्लूड किया गया है। अक्रूड इंटरेस्ट मतलब दोस्तों की जो इंटरेस्ट देना बाकी है। और दोस्तों इन्होंने जो लोन लिया था तो जाहिर सी बात है इनको हर महीने इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा, लेकिन दोस्तों जो अक्टूबर 2021 का इंटरेस्ट था वो इन्होंने पे नहीं किया। और दोस्तों जो डीबीएस बैंक का यहाँ पे इंटरेस्ट निकल कर आ रहा था जो इन्होंने पे नहीं किया, वो अमाउंट दोस्तों लगभग 1.25 करोड़ के आसपास था। और दोस्तों जो इनको आईडीबीआई बैंक का लोन पे करना था, मतलब लोन पे इंटरेस्ट पे करना था, वो दोस्तों यहाँ पे 44 लाख निकल कर आ रहा था। लेकिन दोस्तों 30 अक्टूबर का इन्होंने इंटरेस्ट पे नहीं किया। जब दोस्तों इनसे जवाब मांगा गया तो इन्होंने पर्चा सामने रख दिया जिसमें लिखा था दोस्तों कि इनका लॉन्ग टर्म का एग्रीमेंट हो रखा है तीनों लेंडर्स के साथ। लेंडर्स मतलब दोस्तों जिन्होंने इन्हें लोन दिया था, जिनमें से दोस्तों 3 बैंक थी, येस बैंक, आईडीबीआई बैंक और डीबीएस बैंक भी थी, जिसमें से दोस्तों 2 बैंक की रो रही है कि इनका लोन का इंटरेस्ट पे नहीं किया। और दोस्तों बेचारे ये भी क्या करें, इन्होंने भी एग्रीमेंट साइन करके फंस गए। तो दोस्तों इस आर्टिकल का कंक्लूजन ये निकल कर आ रहा है कि आने वाले टाइम पे दोस्तों रिलायंस पावर हमें नीचे जाता हुआ देखने को भी मिल सकता है। और दोस्तों अगर हम लोग रिलायंस पावर के क्वार्टर रिजल्ट को हम टाटा पावर के क्वार्टर रिजल्ट से कंपेयर करें तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि कितनी ख़राब परफॉर्मेंस कर रहा है रिलायंस पावर। और अगर दोस्तों हम लोग रिलायंस पावर को टाटा पावर्स के क्वार्टर्स के रिजल्ट से कंपेयर करें तो हम यहाँ पे सामने आता है कि रिलायंस पावर कैसी परफॉर्मेंस दिखा रहा है और कैसी दिखानी चाहिए। हमारे लेफ़्ट साइड में दोस्तों रिलायंस पावर है और राइट साइड में दोस्तों टाटा पावर। अभी दोस्तों क्वार्टर के रिजल्ट से कंपेयर कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए दोस्तों सितंबर क्वार्टर के रिलायंस पावर में हमको यहाँ पे सेल्स में कमी देखने को मिली है। वही सेम चीज़ दोस्तों हमको टाटा पावर में भी देखने को मिली है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें दोस्तों हमें दोनों तरफ घटता हुआ ही देखने को मिला। अब बात करें अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स की तो इसने दोस्तों रिलायंस पावर ने 0 प्रॉफिट यहाँ पे कमा के दिया है, लेकिन टाटा पावर ने दूसरी तरफ 638 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स कमा कर दिया है। और दोस्तों रिलायंस पावर का नेट लॉस 49 करोड़ का निकल कर आ रहा है, और दूसरी तरफ टाटा पावर का नेट प्रॉफिट 422 करोड़ का निकल कर आ रहा है। दोस्तों मैं इन दोनों को मार्केट कैपिटल से कंपेयर नहीं कर रहा, मार्केट कैपिटल तो टाटा पावर का है ही ज़्यादा, लेकिन दोस्तों जिस हिसाब से रिलायंस पावर को प्रॉफिट दिखाना चाहिए तो उस हिसाब से भी नहीं दिखा रहा। तो दोस्तों ओवरऑल यही समझा रहा हूँ कि रिलायंस पावर को जिस हिसाब से परफॉर्म करना चाहिए उस हिसाब से परफॉर्म सही नहीं कर रहा, जिसकी वजह से दोस्तों हमको आने वाले टाइम में भी रिलायंस पावर के शेयर में भी गिरावट देखने को मिल सकती है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों रिलायंस कम्युनिकेशन की। दोस्तों इसका भी हाल वही है। दोस्तों इसका मार्केट कैपिटल तो उससे भी कम है, 971 करोड़ तो इसका मार्केट कैपिटल है, और डेट इसका दोस्तों लगभग 45,500 करोड़ है। एनुअली नेट प्रॉफिट दोस्तों इसका लॉस में ही दिखा रहा है। और दोस्तों कंपनी साल दर साल कुछ अच्छा परफॉर्म कर भी नहीं रही है, लगातार दोस्तों उसकी परफॉर्मेंस भी घटती जा रही है, चाहे वो दोस्तों सेल्स हो, चाहे वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो, या फिर दोस्तों इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स।
इसका दोस्तों सब कुछ माइनस में जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों मेरा ये सब शेयर दिखाने का ये मकसद है कि जो लोग सोच रहे हैं कि रिलायंस कम्युनिकेशन या फिर रिलायंस पावर आने वाले टाइम पे काफ़ी अच्छा रिटर्न देगी, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमा के देगी, तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप दोस्तों फिर बिना सोचे समझे, बिना जाने समझे इस शेयर में पैसा लगा रहे हैं। दोस्तों आप लोगों को भी पता होगा कहीं ना कहीं कि अनिल अंबानी अपने बिजनेस से हाथ धोते जा रहे हैं। दोस्तों ADAG ग्रुप का कोई भी शेयर हो, भले ही वो अच्छा प्रॉफिट दे रही हो, लेकिन दोस्तों इसके फंडामेंटल्स बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैं तो दोस्तों इस कंपनी को बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगा, चाहे भले ही क्यों ना ये शेयर आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छा रिटर्न दे, क्योंकि दोस्तों जब तक इसके फंडामेंटल्स ठीक होना स्टार्ट नहीं होंगे तब तक दोस्तों ये अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकती। और दोस्तों मार्केट कैपिटल भी कम होने के कारण उस शेयर में मैनिपुलेशन की चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जिसके कारण दोस्तों रिटेलर्स एक ट्रैप में फंस जाते हैं। इसी के साथ दोस्तों आप लोगों को ADAG ग्रुप का तीसरे शेयर की तरफ लेके चलता हूं, जिसका नाम है दोस्तों रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर। लगभग दोस्तों 27 करोड़ का इसका मार्केट कैपिटल है। डेट की बात करें दोस्तों, इस पर लगभग 14,000 करोड़ के आसपास इस पर डेट है। और दोस्तों 30 जनवरी को एक आर्टिकल रिलीज हुआ था, वो भी आपके सामने रखना चाहूँगा कि दोस्तों रिलायंस इंफ्रा की जो सब्सिडरी कंपनी है DAMPEL यानी कि दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड, इन्होंने दोस्तों हाई कोर्ट पे फिर से याचिका दायर की है, जिसमें इन्होंने कहा है कि DMRC इनका बचा हुआ जो पैसा है 6,208 करोड़, ये बिल्कुल भी देरी ना करते हुए अनिल अंबानी के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दे। अब दोस्तों रिलायंस इंफ्रा ये पैसे DMRC से क्यों मांग रहा है, आपको आगे बताता हूँ। दोस्तों 2008 में रिलायंस इंफ्रा की सब्सिडरी कंपनी DAMEPL ने DMRC के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया था। 2038 तक ये दोनों मेट्रो लाइन बनाना चाहते थे, लेकिन दोस्तों कुछ विवाद को लेकर रिलायंस इंफ्रा ने कॉन्ट्रैक्ट रिवोक कर लिया, यानी कि कैंसिल कर दिया, और DMRC के अगेंस्ट सूट फाइल कर दिया वॉयलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के तहत। और दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के बाद जो रिलायंस इंफ्रा का नुकसान हुआ, उसकी भरपाई के रूप में उन्होंने 7200 करोड़ का टर्मिनेशन फ़ी मांगा। रिलायंस इंफ्रा ने कहा दोस्तों कि हमारा जो इस कॉन्ट्रैक्ट को लेकर नुकसान हुआ है, उसके बदले DMRC हमें 7200 करोड़ रुपए दे। फिर दोस्तों धीरे धीरे बात आगे बढ़ी और DMRC ने रिलायंस इंफ्रा को लगभग 1000 करोड़ के आसपास पेनल्टी पे कर दी, लेकिन दोस्तों 6,208 करोड़ रुपए तो बकाया रहा। तो दोस्तों इसी को लेके इन्होंने दोबारा यहाँ पे केस फाइल किया, लेकिन दोस्तों DMRC भी इतनी बड़ी रकम क्यों चुकाए। तो दोस्तों DMRC ने भी यहाँ पे अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि रिलायंस इंफ्रा ने कॉन्ट्रैक्ट को लेके सिर्फ 2500 करोड़ का ही लोन लिया था बाकी बैंकों से, लेकिन मेरे से ये 7,000 करोड़ रुपए मांगे। तो यहाँ पे दोस्तों DMRC ने कहा कि आपने जितने भी बैंकों से लोन लिया है उसको डायरेक्ट हम पे कर देंगे, लेकिन दोस्तों यहाँ पे रिलायंस इंफ्रा ने मना कर दिया, बोला कि हमने लोन लिया है तो हम ही पे करेंगे, और साथ में ये भी बोला कि जल्द से जल्द पे कर दो, क्योंकि लोन पे ना करने से हमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखने को मिल रहा है और आने वाले टाइम में दोस्तों नुकसान बढ़ भी सकता है। तो दोस्तों ये लड़ाई अभी जारी है रिलायंस इंफ्रा के सब्सिडरी कंपनी DAMEPL और DMRC के बीच में। तो दोस्तों जितने भी इसके शेयर होल्डर्स और कंपनी भी आस लगा के बैठी है कि जो 6,000 के आसपास का जो अमाउंट है ये DMRC से लेते ही कंपनी की काया पलट हो जाएगी, फिर से उसके शेयर में हमें उछाल देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों ऐसा मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता, क्योंकि दोस्तों जिस हिसाब से अनिल अंबानी कंपनी चला रहे हैं उस हिसाब से अगर उनके पास 20,000 करोड़ भी आ जाए तो फिर भी ये अपनी कंपनी को ऊपर नहीं पहुंचा सकते। तो दोस्तों इन तीनों कंपनियों को लेकर मेरा ओवरऑल कहना यही है कि अगर आप लोग इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो शॉर्ट टर्म के गोल के लिए आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन लॉन्ग टर्म का गोल लेके बिल्कुल भी इसमें इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि दोस्तों इनसे भी बढ़िया कंपनी आपको कई सारी मिल जाएगी, जिसमें आप लोग दोस्तों इसके बजाय दूसरी कंपनियों में कैपिटल लगा सकते हैं, जैसे कि दोस्तों ट्राइडेंट या फिर सुज़लॉन। तो मेरी सलाह ये दोस्तों कि इन तीनों कंपनियों में इन्वेस्ट ना करके बाकी किसी और कंपनी में आप लोग उसका फंडामेंटल चेक करके इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों आने वाले टाइम पे इन कंपनी का स्कोप नहीं दिख रहा, चाहे वो रिलायंस पावर हो, चाहे वो रिलायंस कम्युनिकेशन हो, चाहे वो रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर हो। तो दोस्तों आज की वीडियो में आप लोगों को यही इन्फॉर्मेशन देनी थी कि अनिल अंबानी की जो 3 कंपनियाँ हैं इस पर थोड़ा ध्यान दें। ये सब कंपनी दोस्तों कभी भी टूट सकती है। मैं यही समझाना चाहता हूँ दोस्तों कि अगर आप लोग लॉन्ग टर्म का गोल लेके चल रहे हैं तो ऐसी कंपनियों से रिस्क क्यों उठाना। ऐसा भी नहीं दोस्तों कि ये मल्टी बैगर कंपनी है, आप लोग इसलिए ज़्यादा रिस्क बेयर कर रहे हैं, तो इसलिए दोस्तों इस कंपनी में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की सलाह नहीं दे रहा। और दोस्तों जिन लोगों ने इसमें ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ है लॉन्ग टर्म का गोल लेके वो प्लीज़ दूसरे शेयर पे शिफ्ट हो जाएं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही बताना था। वीडियो पसंद आई, इन्फॉर्मेशन कुछ आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें
तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में।